आवाज आ गई तो साउंड ऑन किए। हेलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई सबको, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जय माँ सरस्वती। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। चलो भाई आ जाओ, जल्दी जल्दी जुड़ो भाई सब लोग। जब तक जुड़ रहे हैं तब तक थोड़ी आपसे बातें कर ली जाए भाई। विनेश कुमार, थैंक यू। जय माँ सरस्वती, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अरे यार ठंड लग रही है यार, लेकिन क्या कर, अंदर थोड़ा सा व्यवस्था है ना, इसलिए अंदर नहीं लग रहा है। देखो ये पैनल तुम्हारा है ना, इतना इसमें से हीट निकलता है ना कि ठंडी नहीं लगती है। प्रवीण, गुलफान प्रवीण मेरा नाम कभी नहीं लेते हैं। अच्छा अच्छा। जय माँ सरस्वती, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग भाई। हाँ 6:30 से क्लास स्टार्ट होने वाली थी, बट नेट प्रॉब्लम की वजह से 6:30 से क्लास स्टार्ट नहीं हो पाया। ठीक है ना, अगले दिन से 6:30 से ही रहेगी, ठीक है ना। 6:30 से आपकी क्लास रहेगी, कुछ नेट प्रॉब्लम की वजह से स्टार्ट नहीं हो पाया। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। क्वथनांक का उन्नयन हम लोग उसमें पढ़ रहे थे, ठीक है ना। क्वथनांक का उन्नयन पढ़ रहे थे, 2 मिनट में रिवाइज करते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि जो कल पढ़े उसका रिवीजन। हाँ आज चश्मा पहन लिए यार, दरअसल थोड़ा लाइट आती है ना, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, ये लेसन 2 दिन का और है, आज और कल हमें लगता है खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो चलिए भाई आते हैं। क्वथनांक का उन्नयन 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। धैर्य त्रिपाठी, सर मेरा नाम ले लो। चलो भाई नेम ले लिया, ठीक है ना, सबका नेम ले लिया। ठीक है ना, मैं सबका नेम ले रहा हूं, ऐसा फील कर लो, ठीक है ना, क्योंकि इधर ध्यान देंगे तो आपके क्या बोलते हैं, आपके कमेंट पे ध्यान देंगे तो इधर नहीं दे पाएंगे ना। इंग्लिश अदिति पटेल, सर इंग्लिश वाले सर क्या नाम है, ओके बता नहीं। इंग्लिश वाले सर का मुझे नाम खुद नहीं पता, सिर्फ मुझे अपना नाम पता है। ठीक है, चलो आते हैं। क्वथनांक का उन्नयन भाई क्या होता है, देखो इधर ध्यान दीजिए, कल इसको पढ़ भी चुके हैं लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। या हमारे पास कोई विलायक है, क्लियर है बच्चा। ठीक है, चल यह कोई हमारे पास विलायक है, अरे ठीक है ना बच्चा, ये कोई विलायक ले लिए। अब यह विलायक लिए होंगे तो इसका कुछ वाष्प दाब होगा, ठीक है ना, इसका कुछ वाष्प दाब होगा इसके पास। चलो भैया वाष्प दाब है, ठीक है। इसका कुछ क्वथनांक भी होगा, ठीक है ना, क्लियर है सबको। कल वाले पे ही आ रहे हैं, ठीक है ना, कल वाले को ही हम लोग रिपीट कर रहे हैं। अच्छा कल वाला एक बार दिखाएं, अच्छा रुक जाओ भाई, क्या था कल, लेक्चर नंबर 7।
ये वापस आ जाओ, वहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। देखो भाई, कल यह हमने पढ़ा था, ठीक है, इधर देखो, क्वथनांक का उन्नयन, कल इसको हमने पढ़ा था। क्या होता है, किसी भी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब और उसके चारों ओर के वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाते हैं। क्या कह रहा है भाई, ठीक है। हम सर से बात कर लेंगे डाउट के लिए क्या नंबर है, ठीक है, तब उसके बाद हम आपको नंबर बता देंगे, ठीक है ना। हम डाउट, आपके डाउट के लिए बात कर लेंगे कौन सा नंबर देना है, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करवा देंगे और बोर्ड के एग्जाम में 5 ईयर का पेपर भी आपको सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना। 5 ईयर का हम लोग पेपर भी सॉल्व करवाएंगे, क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करवाएंगे, प्लस एनसीईआरटी सॉल्व करवाएंगे, और उसके अलावा कुछ अपने से मॉडल पेपर के टाइप का भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पहले टॉपिक पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं। जब थ्योरी पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन हम लोग लगाना स्टार्ट कर लेंगे, किसी तरह से आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ, बिहार में 2 दिन की छठ की छुट्टी है, चलो भैया 2 दिन की छठ की छुट्टी है ना, जम के पढ़ते हैं। चलो इधर आ जाओ, बात समझ में आ रहा। तो यह क्वथनांक समझ में आ गया कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब दोनों बराबर हो जाते हैं, उसी ताप को हम क्या बोलते हैं, ठीक, उसी ताप को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। अब क्वथनांक में उन्नयन की बात कर लें, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलते हैं तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो क्वथनांक में क्या होती है भाई, वृद्धि हो जाती है, इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है भाई। तो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर डेल्टा टीबी माइनस टीबी नॉट हो जाएगा। क्या यह विलायक का क्वथनांक, ठीक है ना, और यह क्या, यह विलयन का क्वथनांक, यह विलायक, तो विलायक वाले को टीबी नाट में लेंगे, ठीक है ना। जो शुद्ध अवस्था में विलायक रहेगा टीबी नाट हो जाएगा। तो विलयन का बढ़ गया, विलयन का क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा पहले से। तो पहले कितना था, अब कितना है, उसी को घटा देंगे, तो जो निकल के आएगा वही उन्नयन है, वही बढ़ा हुआ क्वथनांक है, वही उन्नयन हो जाएगा, ठीक है। हर बोर्ड का पेपर करवा दिया जाएगा भाई, ऐसा मॉडल पेपर तैयार किया जाएगा ताकि हर बोर्ड का सवाल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इधर देखो, तनु विलयनों के लिए हमने बताया था आपको, तनु विलयनों के लिए क्या होगा, विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलल सांद्रता के समानुपाती होगा। जो क्वथनांक में उन्नयन है वह विलेय के मोलल सांद्रता के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू यम, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी, साइन हटाते हैं तो यह केबी होता है, इसको बोल देंगे यह एम है, ठीक है। बाकी उसके बाद यह फार्मूला या लगा लेंगे हम लोग, या देखो, अब यहां से क्या बोल देंगे भाई, डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू यम है। तो देखो यम क्या होता है, मोललता, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई एम इंटू डब्ल्यू के जी में, तो 1000 का गुणा कर देंगे तो ग्राम में लिख सकते हैं। केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, ठीक है ना। चलो, यहां तक की चीजें हम पढ़ लिए थे। चलो, यहां तक की चीजें हम पढ़ लिए थे, आगे देखो इसे।
ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा। इधर देखो भाई, जो क्वथनांक में उन्नयन है, जो क्वथनांक में उन्नयन है क्वथनांक का उन्नयन यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। सर आप बहुत देखो देखो, क्वथनांक का जो उन्नयन है वह आपेक्षिक दाब कि क्या होगा भाई, व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्वथनांक में जो उन्नयन है वह आपेक्षिक दाब के क्या होगा भाई, या फिर कह दें कि वाष्प दाब में अवनमन, या फिर इसको बोल दें वाष्प दाब में अवनमन, दाब में अवनमन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है ना, अपेक्षिक अवनमन। ठीक है ना, जरा ध्यान दो पहले, क्वथनांक का जो उन्नयन है वह वाष्प दाब में अवनमन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है ना, अब इतना आप चीज समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे एक चीज आपको बस और समझना, इसके बाद ये खत्म। ठीक है ना, ये लास्ट टॉपिक आपको समझना है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन उन्नयन। ठीक है ना, ध्यान दीजिए आप लोग, लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक, कभी कभी पूछा जाता है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसको हम क्या जानते हैं भाई, केबी। इसको किससे हम लोग डिनोट किए हैं, केबी। यह क्या होता है, कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है भाई, चलो चलिए आ जाओ सब लोग फटाफट। ठीक है ना, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। ठीक है ना, तो क्या होता है भाई, किसी विलायक के 1000 ग्राम में, क्या बोलेंगे, किसी विलायक के 1000 ग्राम में, किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्य का 1 मोल घोलने पर, 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। बात समझ में आ रहा है, अभी लिख रहे हैं। ठीक है ना, लिख रहे हैं कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के 1 मोल घोलने पर, और विलेय कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील विद्युत अपघट्य होना चाहिए। ठीक है ना, घोलने पर जो क्वथनांक में वृद्धि होती है, जो क्वथनांक में उन्नयन होता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो डिफिनेशन लिखेंगे क्या, किसी विलायक के किसी विलायक के 1000 ग्राम में 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य विद्युत अनअपघट्य का 1 मोल घोलने पर एक मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, क्वथनांक में जो उन्नयन होता है
हाँ, अरे सॉरी, 1000 रहेगा, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, 1000 रहेगा, ठीक है ना। जो उन्नयन होता है वह विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। वह विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, ठीक है, ठीक है भाई। क्वेश्चन कल के बाद कराएंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिए आप लोग। किसी विलयन के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होगा, मतलब 1 मोल घोलेंगे तो कुछ क्वथनांक बढ़ने वाला है, जब कुछ क्वथनांक बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, वही क्या कहलाएगा, उस विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे चलें। चलो अब बात कर लेते हैं मात्रक क्या होता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी का मात्रक अनअपघट्य का क्या है गुरुजी। अरे गुरुजी अनअपघट्य का मतलब है जब उसमें हम घोलेंगे तो वह घुलना चाहिए, ठीक है ना, उसमें घोलेंगे तो वह घुल जाए, किसी पानी में अगर हम घोल रहे हैं तो वह घुलना ना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं अनअपघट्य, ठीक है ना। चलो तो मात्रक क्या हुआ, केल्विन किग्रा प्रति मोल होता है। इसका मात्रक क्या होता है भाई, इसका मात्रक होता है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। मात्रक क्या हो जाएगा, प्रोफेसर जी आप मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हैं, अरे पढ़ लेंगे भैया। सब डिफिनीशन याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है उन्हीं को याद करना है, जैसा कि हमने आपको बताया है, फिर आगे भी अभी बता देते हैं, जैसे क्लास ओवर होती है फिर हम पूरे इंपॉर्टेंट जो डिफिनीशन में पूछे जाते हैं उनको लेकर आएंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलिए चलो भाई चले आगे। तो कोई पूछ दे कि एक मोलल क्या होता है या एक मोलल उन्नयन क्या होता है, कोई आपसे पूछ दे कि एक मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, तो कहेंगे एक मोलल विलयन का क्वथनांक एक मोलल विलयन का क्वथनांक, एक मोलल विलयन का क्वथनांक, एक मोलल विलयन का क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन, एक मोलल उन्नयन एक मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ध्यान दीजिए भाई, ध्यान दो भाई, एक मोलल विलयन का क्वथनांक उन्नयन, एक मोलल का मतलब क्या हो गया कि 1 किलोग्राम में विलेय का 1 मोल घुला हो तो उसे क्या बोलेंगे, एक मोलल,
क्या बोलेंगे, एक मोलल या एक मोललता, ठीक है ना। तो कह रहा एक मोलल विलयन का क्वथनांक उन्नयन जितना होगा उसे क्या बोलेंगे, एक मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोल देंगे उसे, एक मोलल उन्नयन स्थिरांक बोल देंगे। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, एक नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी शॉर्ट में पूछता है, तो आप लोग इसे बता देंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, ठीक है। वैसे जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन आपकी नसीब खराब रहेगी तो पूछ लेगा। तो नसीब नहीं खराब करना है, हम लोग जानते रहेंगे कि यही होता है, हम लोग चिपका देंगे, ठीक है ना। चलो भैया, ठीक है भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना है, आप लोग भी थोड़ा जल्दी जल्दी करें, ठीक है ना। चलिए अगला हेडिंग है हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, ठीक है। हिमांक का अवनमन क्या होता है भाई, ध्यान दीजिए। ये क्या हो गया, ध्यान दीजिए भाई। जैसे हमारे पास द्रव है, अब इसको हमें ठंडा करना है। ये हमारे पास कोई द्रव है, इसे हमें क्या करना है भाई, ठंडा करना है, ठीक है ना। अब इसको ठंडा करेंगे तो जब अगर हम किसी द्रव को ठंडा करते तो उसके मॉलिक्यूल पास पास आते हैं। भाई सॉलिड क्या होता है, देखो तीन तरह से आप चीजें पढ़े हैं, ठोस पढ़े हैं, द्रव पढ़े हैं और गैस पढ़े हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, अणु पास पास होते हैं। अणु कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। इसमें क्या होगा, ठोसों की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। अच्छा इंग्लिश में भी लिख दें, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चलो भाई, तो ध्यान दो, अगर द्रव से हम ठोस में बदलेंगे, ध्यान दीजिए, द्रव से हम जब ठोस में बदलते हैं तो यही प्रोसेस हिमांक कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है ना। इसी को क्या, जब द्रव को हम लोग किस में बदलेंगे, ठोस में बदलेंगे। द्रव को किस में बदलेंगे भाई, ठोस में बदलेंगे, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। बात समझ में आ रहा है। तो जब ठोस में बदलेंगे तो अणु पास पास आनेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, बताना क्या चाहते हैं, हम कहना क्या चाहते हैं उसे देखिए, ठीक है ना। देखिए जब हम लोग इस द्रव को क्या करेंगे भाई, ठंडा करेंगे, द्रव को ठंडा करेंगे तो इसके अणु पास पास आएंगे। लेकिन जब इसमें हम क्या मिला दें, अवाष्पशील विलेय, क्या मिला दे भाई, हम इसमें मिला दें अवाष्पशील विलेय। जब अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो द्रव के अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं। अब इन्हीं अणुओं के बीच में, ध्यान दीजिए, इन्हीं अणुओं के बीच में हम विलेय को डाल दिए। इन्हीं के बीच में किसको डाल दिए भाई, विलेय को डाल दिए। जब इन्हीं के बीच में विलेय को हम डालेंगे तो इनके अणुओं के बीच में जो गैपिंग है, अणुओं के बीच में जो गैपिंग है वह स्थान भर जाएगा थोड़ा। तो इनके स्थान जब भर जाएंगे
तो इनको ठंडा करेंगे तो मान लो कि यह 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर रहता, अगर कोई द्रव है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे किस में बदलेगा, ठोस में बदलेगा। और ठोस में क्या होते हैं, अणु पास पास चले आते हैं। लेकिन इन्हीं में हम अवाष्पशील विलेय मिला दिए हैं। क्या मिला दिए भैया, अवाष्पशील विलेय मिला दिए हैं। अब अवाष्पशील विलेय मिलाने के कारण इनके अणुओं के बीच की गैपिंग कम हो गई है, जो स्थान है वह थोड़ा कम हो गया है। जब स्थान कम हो गया है तो यह 0 डिग्री सेल्सियस से पहले ही पास चले आएंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे तभी पास चले आएंगे। हो सकता है कि यह 3 डिग्री सेल्सियस पे ही ठोस में बदल जाए। बोलो भैया, अब बात समझ में आया। हम कहना क्या चाहते हैं, हिमांक में अवनमन होगा। हिमांक में अवनमन का मतलब कि भाई जो जल 0 डिग्री सेल्सियस पे ठोस में बदल रहा था वह पहले ही बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या मिला दिए हम लोग, अवाष्पशील विलेय मिला दिए। और अवाष्पशील विलेय मिलाने के कारण जो जल के अणुओं के बीच की गैपिंग वो पहले ही थोड़ी थोड़ी भर जाएगी। थोड़ा सा ठंडा कर देंगे एकदम ठोस में बदल जाएंगे। क्लियर है। तो सिंपल से कहने का मतलब है कि इनके हिमांक में कमी आ जाएगी, इनके हिमांक में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो सर डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, बात उसकी कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो चलो डिफिनीशन लिखते हैं। किसी द्रव का हिमांक वह ताप है, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है, किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर वह द्रव और ठोस, जिस पर वह द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं में साथ साथ रह सकता, रह सकता है। ठीक है, या दूसरा डिफिनीशन कह दे, या क्या कहते हैं, दूसरा डिफिनीशन कहते हैं कि हिमांक वह निश्चित ताप है। क्या कहते हैं भाई, हिमांक वह निश्चित ताप है जिसमें द्रव अवस्था और ठोस अवस्था के बीच में साम्य अवस्था होती है। क्या बोलेंगे, हिमांक वह निश्चित ताप है जिस पर द्रव अवस्था और ठोस अवस्था के मध्य साम्य अवस्था होती है। ठीक है, मतलब हिमांक वह निश्चित ताप है जिसमें द्रव और ठोस के बीच में क्या होगी, एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। साम्य अवस्था का मतलब है कि जितना ठोस द्रव में बदलेगा उतना ही द्रव ठोस में बदल जाता है। ठीक है भाई, चलो अब ध्यान दो
कि जब हम किसी विलायक में विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी होती है। क्या होती है? उसके वाष्प दाब में कमी होती है। ये तो हमने पीछे बढ़ा, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है भाई? कि जब हम किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो इसके वाष्प दाब में कमी आती है। इसके वाष्प दाब में क्या है भाई? कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यह अवाष्पशील विलेय है, तो वाष्प के रूप में नहीं बदलेगा, तो इसके वाष्प दाब में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं? तो पहले चीज कि जब हम विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी आती है, और वाष्प दाब में कमी आ रही है और साथ में हम क्या देख रहे हैं कि इसका हिमांक भी कम हो जा रहा है, मतलब जो जमने का टेम्परेचर है वह कम हो जा रहा है। क्लियर है ना? तो क्या लिखेंगे? जब किसी द्रव में, या विलायक भी बोल सकते हैं, जब किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी के साथ साथ हिमांक में भी कमी हो जाती है। ठीक है, क्या बोलेंगे? हिमांक में इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक में इस कमी को अवाष्पशील विलेय क्या होता है? जो वाष्पित न हो, जो वाष्प अवस्था में न बदले, जैसे NaCl नमक हो गया, सुगर हो गया, मतलब इसका चीनी कहते हैं। ठीक है, सुगर हो गया, ठीक है ना, यह सब, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? अवाष्पशील विलेय। ठीक है भाई, बात समझ में आ गया? हाँ, क्वथनांक का उल्टा है। ठीक है ना? इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा भाई? फार्मूला क्या हो जाएगा? तो हिमांक में अवनमन को मान लेते हैं कि यह क्या है? डेल्टा टी एफ। एफ मतलब फ्रीजिंग। ठीक है ना? तो हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर किसका ज्यादा होगा? बोलो भाई, किसका ज्यादा होगा? तो विलायक के यहां पे ज्यादा होगा। हाँ, यही वाला डिफिनीशन आएगा तो यह वाला आता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। हिमांक में अवनमन बराबर क्या हो जाएगा? शुद्ध विलायक का हिमांक टी एफ नॉट माइनस विलयन का हिमांक
टी एफ, तो हो जाएगा क्या, डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ नॉट माइनस टी एफ। वैसे आप लोग घबराओ नहीं, ये डिफिनीशन नहीं आएगा, इसी पे न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल हम कराएंगे आपको। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, देख लो। जब किसी द्रव विलायक में, जब किसी द्रव विलायक में, ठीक ना, जब किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी के साथ साथ हिमांक में भी कमी हो जाती है। किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो वाष्प दाब में कमी के साथ साथ हिमांक में भी कमी हो जाती है। हिमांक में इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हिमांक में अवनमन बराबर क्या होगा, कहने का मतलब शुद्ध विलायक का ज्यादा रहा होगा, विलयन का कम हो जा रहा है, तो शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, तो डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ नॉट माइनस टी एफ। बोलो भैया, बात बात समझ में आ रही है क्या ना? बोलो भैया, आ रहा है सबको? चलो आगे। अरे यार, ये डिफिनीशन कोनो याद करने की जरूरत है, वैसा याद हो जा रहा है, इसको याद करने की जरूरत है आपको। सिंपल सा है कि भाई विलायक में जब विलेय को मिलाएंगे, विलायक में जब विलेय को मिलाएंगे तो पहले ही जम के ठोस में बदल सकता है, मतलब उसका जो हिमांक है वह कम हो जाएगा। एक काम करो तुम लोग, पानी ले लो, ठीक है ना, पानी को, एक गिलास पानी लो, उसको फ्रिज में रखो, देखो कितने टेम्परेचर पे जमता है, फ्रिज का टेम्परेचर फिक्स कर देना। और एक में नमक और पानी लो, उसको घोल के रखो, को देखो कौन पहले जमता है, सेम टाइम पे रखो, देखो कौन पहले जमता है। बात समझ में आ रहा है ना? एक शुद्ध पानी लो और एक में नमक पानी लो, दोनों को घोल, दोनों को लेकर फ्रिज में रखो, देखो कौन पहले जमता है। हिमांक किसे कहते हैं भाई? हिमांक वह ताप है जिस पर कोई द्रव का जो वाष्प दाब है और वायुमंडलीय दाब है दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो लाइन लिखने जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। हिमांक का जो अवनमन है वह वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। हिमांक का अवनमन वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। ठीक है ना?
कौन सा पहले जमेगा ये आप लोग हमें प्रैक्टिकल करके बताएंगे, कल की क्लास में आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। आज रख लेना, पानी रख लेना एक गिलास में, ठीक है ना, और एक में नमक पानी रख लेना, सेम टेम्परेचर पे फ्रिज में रखना, देखना कौन पहले जम रहा है, आप उसको कमेंट बॉक्स में कल हमें डालेंगे, ठीक है। चलो इधर देखो, हिमांक का अवनमन वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। तो हिमांक का अवनमन कितना भाई, डेल्टा टीएफ है, यह समानुपाती हो जाएगा किसके, डेल्टा पी के। यह आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्लियर है भाई। चल हाँ शिवानी तुम्हारा कमेंट आ रहा है भैया, ठीक है। चल फ्रिज नहीं है, फ्रिज नहीं है सर, कोई बात नहीं, एक महीने रुक जाओ बच्चा, फ्रिज ऑलरेडी बाहर ही मिल जाएगा, ठीक है ना। फ्रिज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक महीने का इंतजार कर लो, हर जगह फ्रिज लग जाएगी, ठीक है, हर जगह एसी लगने वाला है, ठीक है। चलो कोई बात, आगे चलो भाई। इधर तो प्रयोगों में यह देखा गया, प्रैक्टिकली में यह देखा, प्रैक्टिकल में यह देखा गया है कि जो हिमांक में अवनमन है वह मोललता के समानुपाती होता है, ठीक है ना, वह मोललता के समानुपाती होता है। क्या लिखेंगे, प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि, प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि हिमांक में अवनमन हिमांक में अवनमन विलेय के मोललता के समानुपाती होता है, विलेय के मोललता के समानुपाती होता है। क्लियर। हाँ NaCl वाला पहले जमेगा, इधर ध्यान दे दीजिए आप। हिमांक में अवनमन विलेय के मोललता के समानुपाती होता है। क्लियर है। तो हिमांक में अवनमन मतलब डेल्टा TF प्रोपोर्शनल होगा M के। बोलो भैया, जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे भैया तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट जोड़ेंगे जिसको हम बोल देंगे KF है, इनटू M हो जाएगा। बात समझ में आ रही तो बोलिए, ठीक है। अब देखिए मोललता, मोललता M बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान kg में। बात समझ में आ रही है। अब देखो मोललता M बराबर विलेय के मोलों की संख्या n और यह होगा कैपिटल W हो जाएगा। अब देखो यह kg में लिखा है ना, तो इसी को हम क्या लिख दें, ग्राम में लिख दें, और गुणे कितना कर दें भाई, 1000 कर दें, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्या होगा, मोलों की संख्या, मोल n बराबर W बाई M, मोल n बराबर W बाई M होता है। तो M बराबर यहां से क्या हो जाएगा, W बाई M इंटू कैपिटल W गुणे 1000।
यहां से मोललता का मान निकालेंगे। किसी को समस्या हो तो बोलो भैया, बोलो, कमेंट देख रहे हैं, किसी को समस्या है? यम का मान, मोललता का मान निकालने के लिए W/m इंटू डब्लू गुणे 1000। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो आगे चले। प्रीति बिंद, गुड मॉर्निंग सर। त्रिवेंद्र वर्मा, चलो। अमरान, अमरा, मेरे घर छोटा फ्रिज है। अमरेश कुमार, चलो भाई कोई बात नहीं। इधर देखो, एम का मान इतना निकाल लिए तो डेल्टा टी एफ बराबर कितना हो जाएगा? के एफ इंटू एम का मान कितना है? स्मॉल डब्लू बटे कैपिटल एम गुणे कैपिटल डब्लू गुणे 1000, यह हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? तो हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू W/m गुणे डब्लू गुणे 1000, यह फार्मूला हो जाएगा। ठीक है भाई, देख लो क्या कह रहा है। हिमांक में अवनमन विलेय के मोललता के समानुपाती होगा। ठीक है, हाँ। के एफ क्या है ये बताने जा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है ना। इधर देखो, हिमांक में अवनमन विलेय के मोललता के समानुपाती होता है, तो क्या बोल देंगे? डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू यम। यम क्या है? मोललता है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट जोड़ते हैं सर, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट जो के जोड़ा, लेकिन उसी में छोटा सा एफ लगा दिया। क्यों एफ लगा दिया? क्योंकि हिमांक की बात हो रही है, फ्रीजिंग की बात हो रही है। ठीक है सर, चलो। तो मोललता क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किग्रा में। तो विलेय के मोलों की संख्या को यन से दिखाते हैं, बटे डब्लू हो जाएगा। इसको ग्राम में कर देंगे तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि किग्रा में है। ठीक, मोल यन बराबर W/m होता है। ठीक है, तो m बराबर W/m, देखो यन है ना, तो यन का मान W/m और बटे डब्लू पहले से है गुणे 1000। यह हमने मान निकाल दिया, किसका? m का मान निकाल दिया। क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो m का मान उठा के यहाँ पे रख दें, यहाँ पे m है ना, यहाँ पे भी m है ना, इसी m का मान उठा के रख देंगे यहाँ पे। तो kf देखो, kf है, w है बाई m है इंटू कैपिटल W गुणे 1000, यहाँ तक चिपका दिए। ठीक है सबको? बात समझ में आ रहा है भाई? अब बात आ गई कि सर kf क्या है। अब बात आ गई कि kf क्या है। kf को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? kf को क्या बोलेंगे? मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक बोलेंगे भाई। तो क्या बोल देंगे हम लोग? मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे घट रहा है। ठीक है, जहां पर मोललता लिखे हैं वहां पे एक बार फिर से मोललता। अच्छा, ठीक है भाई, चलो। मोललता, ठीक है, चलो। हाँ, ये बराबर क्या होगा? मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है ना, चलो। ठीक है, आगे चलें भाई।
केबी को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं भाई, केबी को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। चलो आगे चलें। देखो इधर, तो भाई यहां से हम लिख सकते हैं क्या कि यदि कहें कि m बराबर कितना हो जाए, यदि जो विलयन की मोललता है 1 हो जाए, यदि विलयन की मोललता क्या हो जाए, ठीक है ना, यदि m बराबर कितना हो जाए भाई 1 हो जाए, मतलब विलयन की जो मोललता है वो कितनी हो जाए सर 1 हो जाए, मतलब 1 मोल हो, 1 केजी विलायक में घुला हो, तो m बराबर 1 हो जाएगा। तो इसको क्या बोल देंगे भाई डेल्टा TF, क्या बोल देंगे डेल्टा TF बराबर KF। क्यों बोल देंगे सर, क्योंकि हम जानते हैं कि डेल्टा TF बराबर KF इंटू M, यह फार्मूला जानते हैं, यहां पे m की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, चलो आगे चलते हैं। अब देखो डेल्टा TF बराबर KF है, इसका क्या मतलब है कि भाई एक मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलेंगे, अवनमन स्थिरांक बोलेंगे किसे, तो हम बोल देंगे यहां से कि एक मोलल विलयन, एक मोलल, एक मोलल विलयन का हिमांक में, एक मोलल विलयन का हिमांक में अवनमन मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। बर्फ का 0 डिग्री सेल्सियस होता है भाई, और पानी का जो डेंसिटी होता है मैक्सिमम वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, ठीक है भाई। अब हम लोग मात्रक की बात कर लेते हैं। जो यहाँ पे KF का मात्रक होगा क्या हो जाएगा भाई, KF का मात्रक क्या हो जाएगा, KF का मतलब क्या हो गया मोलल अवनमन स्थिरांक। KF का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे मोलल अवनमन स्थिरांक। उसके मात्रक की बात कर लेंगे, मात्रक क्या होगा केल्विन किग्रा प्रति मोल होगा। कितना हो जाएगा भाई केल्विन किग्रा प्रति मोल, क्या बोल देंगे केल्विन किग्रा प्रति मोल या केल्विन प्रति मोलल, या इस दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा केल्विन प्रति मोलल। हो गया भाई, चल, चल आगे चलते हैं। अगला हेडिंग है परासरण दाब, या फोर्थ हो जाएगा, चौथा, चौथा है। अब
कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला है परासरण दाब। ठीक है ना, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जितेंद्र सागर, जितेंद्र सागर सर प्लीज बात सुन लो, सुना दो भाई। चलो भाई, चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ, मात्रक केएफ का था, ठीक है। बात करते हैं परासरण दाब की, ऑस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है भाई। चलो, तो पहले परासरण दाब कब यूज करते हैं, तो देखो परासरण दाब जब हम किसी विलयन के ऊपर लगाते हैं, तो विलयन में अगर दो टाइप के विलयन हमारे पास हो, कितने टाइप के विलयन हो भाई, दो टाइप के विलयन हो, ऐसे देखो हमारे पास कितने टाइप के विलयन हो जाए, ये देखो ध्यान दीजिए भाई। जैसे हमारे पास विलयन एक ही बर्तन में दो चैम्बर बना दे, ठीक है ना, किसी बड़े से वेसल में, वेसल का मतलब पात्र होता है ना, किसी एक पात्र में दो चैम्बर बना दे और इन दोनों में हमने क्या कर दिया, विलयन को भर दिया। इन दोनों में हमने क्या किया भाई, विलयन को भर दिया। इन दोनों चैम्बर हमने क्या किया, विलयन को भर दिया, है ना। तो अब एक विलयन में सांद्रता ज्यादा मान लिए और एक विलयन की सांद्रता हम लोग कम मान लिए, ठीक है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो एक विलयन जो इसमें है कम सांद्रता का विलयन है, और जो दूसरी साइड है यह अधिक सांद्रता का विलयन है। ध्यान दीजिए, ठीक है भाई। देखो तो यहां पे हमने क्या लिया है, ठीक है। तो अब इधर सुनो, ध्यान दो, इधर देखो, इधर कम सांद्रता है और इधर अधिक सांद्रता है, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, इधर देखो भाई, इधर क्या है, कम सांद्रता है, इधर अधिक सांद्रता है, ठीक है। तो एक चैम्बर में सांद्रता कम है, दूसरे चैम्बर में सांद्रता अधिक है, ठीक है ना, मतलब एक वाले वेसल में सांद्रता कम है, दूसरे वाले वेसल में सांद्रता अधिक है। तो इसमें होगा क्या कि जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो विलायक के अणु हैं वह गति करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना।
परासरण दाब की उपस्थिति में, कब? परासरण दाब की परासरण दाब क्या होता है उसको भी पढ़ाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो परासरण दाब की उपस्थिति में जो विलायक के अणु हैं वह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। बात समझिए फिर से कि परासरण दाब की उपस्थिति में विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, मतलब ये इधर से इधर गति करेंगे, इधर से इधर गति करेंगे, यह क्या हो गया? विलायक हो गया। बात समझ में आ रही है? बोलो भैया, बात समझ में आ रही है? देखो तो क्या बोलेंगे, परासरण में क्या बोलेंगे भाई? परासरण में विलायक के कण विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। बात समझ में आ रही है? बात को समझो कि परासरण में क्या होगा। अच्छा, ये जो बीच में लगा है इसे क्या कहते हैं? इसे सर हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसे क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं? जो जो बीच में लगा इसे क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हिंदी में बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या बोलेंगे? अर्ध पारगम्य झिल्ली। परासरण क्या होता है हम बता रहे हैं, पहले जितना बता रहे हैं उसको सब सीक्वेंस में बता रहे हैं, क्रम वाइज बता रहे हैं ना, घबराने की जरूरत नहीं है। जितना नाम लेंगे हर टर्म को समझाएंगे आपको, जितने भी नाम यहाँ पे लिया जाएगा सबको समझाया जाएगा, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई, तो पहली चीज हमने एक चैम्बर में क्या किया, दो विलयन को ले लिया है, दो विलायक को ले लिया, एक की क्या है सांद्रता कम है, दूसरी की सांद्रता क्या है ज्यादा है, बीच में हमने एक लिया लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। सेमी परमिएबल क्या हुआ जी? रिमिएबल मेम्ब्रेन सर हिंदी में क्या? अरे अर्ध पारगम्य झिल्ली तो लिखे हैं बच्चा, ठीक है। तो बीच में हमने क्या लगा दिया? अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दिया। अब ये परासरण की उपस्थिति में, जब परासरण होगा तो क्या होगा? परासरण में विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, ठीक है। हेलो, चलो भाई अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई। सांद्रता क्या होती है? विलयन में जो विलय की मात्रा होती है ना उसे ही हम लोग सांद्रता कहते हैं, ठीक है ना। चलो आगे, तो आगे अब अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली
अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, ठीक है ना। चलो, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है इसको देखते हैं। कहेंगे ऐसी झिल्ली, ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के कण ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के कण विलायक के कण आर पार कर सके, परंतु विलेय के कण इस पार से उस पार न जा सके, न जा सके, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाता। ठीक है, पराशरण दाब भी बता रहे हैं, पुष्कर मिश्रा जी बता रहे हैं। ठीक है, देखिए पराशरण में विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो यह विलायक हो गया, इधर इस वाले में कम सांद्रता, इस वाले में अधिक सांद्रता है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखिए, ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के कण आर पार का मतलब इस पार से उस पार जा सकते हैं, परंतु विलेय के कण इस पार से उस पार नहीं जा सकते, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाता है। ठीक है ना। तो झिल्ली क्या होता, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, कह रहा कि विलायक के कण इस पार से उस पार जाएंगे, लेकिन विलेय के कण इस पार से इस पार नहीं आ सकते। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, चलो अर्धपारगम्य झिल्ली दो प्रकार की, अर्ध पारगम्य झिल्ली दो प्रकार की होती है। पहला प्राकृतिक, अर्ध पारगम्य झिल्ली कितने प्रकार की भाई, दो प्रकार की। पहला हो जाएगा प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली। प्राकृतिक में क्या हो जाएगा भाई, जैसे अंडे की झिल्ली, किशमिश, ठीक है ना। जैसे क्या हो जाएगा, अंडे की झिल्ली, दूसरा क्या हो जाएगा किशमिश, ठीक है ना। जैसे किशमिश क्या है, किशमिश को अगर पानी में भिगो देते हैं तो पानी अंदर चला जाता है और फूलकर थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है ना, इसी तरह चना भी ले सकते हैं। ठीक है ना,
नेचुरल और मैन मेड में क्या होता है भाई, जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है मैन मेड है, और नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक से ही मिलता है। और दूसरा हो जाएगा कृत्रिम अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, चलो दूसरा हो जाएगा कृत्रिम पारगम्य झिल्ली। दूसरा क्या हो जाएगा, कृत्रिम पारगम्य झिल्ली। ठीक है, चलो तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड। हाँ, जैसे प्राकृतिक में हम लोग क्या ले सकते हैं, अंडे की झिल्ली। ठीक है, एक बार देख लो फिर से। प्राकृतिक में क्या हो जाएगा भाई, अंडे की झिल्ली। और दूसरा क्या हो जाएगा, किशमिश हो जाएगा ना, किशमिश। जैसे ना किशमिश जानते हैं आप लोग ना, तो किशमिश को क्या पानी में अगर भिगो देते हैं तो थोड़ा फूल कर बड़ा हो जाता है ना, तो विलायक के कण अंदर चले गए, विलायक के कण अंदर चले गए, लेकिन विलेय के कण बाहर नहीं आते, तो ये क्या हो जाएगा, प्राकृतिक झिल्ली हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे आप अंडे को क्या करते हो, उबालते हो ना, तो उसमें से पानी बाहर से पानी अंदर को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर नहीं आ पाता। ठीक है ना, ठीक है, चलो आगे देख लो। कृत्रिम पारगम्य झिल्ली जो कि लैब वेब में बनाया गया है। ठीक है, जो कृत्रिम पारगम्य झिल्ली जो लैब में बनाया जाता है, क्या, कैल्शियम फास्फेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉपर फेरो साइनाइड। क्या हो जाएगा, कॉपर फेरो साइनाइड। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग, अब आगे बात करते हैं विसरण की बात करते हैं। विसरण को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है ना, डिफ्यूजन, विसरण क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है ना, देखो इधर, तो यह परासरण का उल्टा है। विसरण क्या होता है, परासरण का उल्टा है। जैसे विसरण, हम लोग परासरण क्या पढ़े हैं कि परासरण में विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो इसी प्रकार विसरण क्या होता है, तो विसरण में विलेय के कण, विसरण में क्या हो जाएगा भाई, विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें विलेय के कण, वह प्रक्रिया जिसमें विलेय के कण अधिक सांद्रता से
अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है भाई। ठीक है ना। वह प्रक्रिया जिसमें विलेय के कण अधिक सांद्रता से, अप्राकृतिक का मतलब बच्चा यही, कृत्रिम को इसी कहते हैं अप्राकृतिक। उषा पाल, अप्राकृतिक झिल्ली किसे कहते हैं भाई? वही कृत्रिम को ही, जो मानव द्वारा निर्मित है उसी को अप्राकृतिक बोलते हैं ना, आर्टिफिशियल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल बोलते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ रहा है? वह प्रक्रिया जिसमें विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है। ठीक है, नोट में लिख लेंगे विसरण अनुतक्रमणी होता है। विसरण अनुतक्रमणी होता है, नोट में लिख लेंगे इसको भाई। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि परासरण दाब क्या होता है। अब आप सीखेंगे कि भाई परासरण दाब क्या है। परासरण दाब, इसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब समझिए। ठीक है, श्याम सर सुनो ना, हाँ बोलो ना, बोलो ना भाई, क्या बात है? ठीक है, अब देखो भाई, परासरण दाब क्या होता है। तो पहले हमने आपको पढ़ाया परासरण क्या होता है। तो परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। क्या? विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है ना, वह क्या होता है? परासरण होता है। क्या होता है? परासरण होता है। अब परासरण दाब पढ़ना है तो हम कहेंगे कि वह दाब जिस पर परासरण रुक जाए, वह दाब जिस पर परासरण रुक जाए, मतलब हम परासरण को रोक ले, उस जिस दाब पर हम परासरण के प्रोसेस को, परासरण की क्रिया को रोक दे देंगे, वो क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा। हाँ, चना भी ले सकते हो एग्जाम्पल में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, चलो। तो हम लोग परासरण दाब कल पढ़ते हैं, ठीक है ना? ठीक है भाई, परासरण दाब कल पढ़ते हैं, कल की क्लास में। ठीक है, 6:30 बजे, 6:30 पे मिलेंगे हम लोग कल सुबह। ठीक है, ठीक है भाई, चल। ठीक है, चलो ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है ना?
सब लोग पढ़ते रहो भाई, रिवीजन करते रहो।